Hello, a very happy 80th Independence Day 2026। आप सबको हमारे स्वतंत्रता दिवस की लख लख बधाइयाँ, हजारों बधाइयाँ। आज हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है। नॉर्मली ये एक ऐसा दिन होता है जो सेलिब्रेट करने का होता है। इस दिन खुश होना होता है, अच्छी बातें करनी होती है, लोगों से दिल खोल के मिलना होता है। और इस मोमेंट को जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें एज अ गिफ्ट अपने बलिदानों के से हमें दिया है, उसको एंजॉय करना होता है। लेकिन आज सुबह जब मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना तो मुझे बहुत निराशा हुई, अत्यंत निराशा हुई। और ये मैं वीडियो नॉर्मल एक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का बनाने वाला था, लेकिन इस वीडियो को मैंने एक डिफरेंट डायरेक्शन दिया हुआ है। और ये डायरेक्शन इसलिए दिया हुआ है कि जिस तरह की शब्दावली उन्होंने चुनी है, आज के लोगों को, जेन जी के लिए, प्रॉब्ली जेन अल्फा के लिए अब, या फिर हमारे जैसे लोगों के लिए जो आज के कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट एक महीने होने वाले हैं उस प्रोटेस्ट को खत्म हुए हुए, उस प्रोटेस्ट के में जो सम्मिलित हुए थे या उसके बाद जो रिएक्शन हुआ था, तो उसके लिए एक नए शब्द का इजाद किया है और अपने फॉलोअर्स को ये दे दिया है वो शब्द। वो ये कहा है कि दिमाग से नक्सली, दिमागी नक्सली, दिमाग से नक्सली नहीं, दिमागी नक्सली। बहुत निराशा हुई। आशा थी कि इस मूवमेंट के बाद थोड़ी सी उनकी आंखें खुले और वो देश के लोगों को, देश के जो खासकर जेंजी हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए एक नया रास्ता बनाए। और देश का प्रधानमंत्री होने के कारण उनको एक शुभ संदेश दें कि क्या एजुकेशन सेक्टर में वो रिफॉर्म लाने वाले हैं। जो भी समस्याएं हमारे यूथ्स, हमारे जेंजी और आने वाली पीढ़ी जेन अल्फा झेलने वाली है, उसके लिए उनकी क्या प्लानिंग है उसके बारे में बताएं। लेकिन बजाय कि उनके बारे में वो मतलब कुछ अच्छी बातें करें, वो उन्हीं को ब्लेम करने लगे, उन्हीं को लेबल करने लगे। मालूम नहीं सिर्फ उनको लेबल किए हैं, हमारे जैसे लोगों को लेबल किए हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री को एक चीज से आगाह करने वाला हूँ या एक चीज याद दिलाने वाला हूँ कि इसी तरह की लेबलिंग जो है, हमारे पड़ोसी मुल्क की प्रधानमंत्री ने किया था। बिल्कुल वैसे ही तानाशाही रवैया था उसका अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति। और वहाँ के देश के लोगों को देशद्रोही कहा था। रजाकार, रजाकार जो होता है उनका बांग्ला में, रजाकार मतलब देशद्रोही होता है, तो रजाकार कहा था। तो लोगों ने उस वर्ड को पिकअप कर लिया और अपने आप को रजाकार कह दिया। प्रधानमंत्री को अभी ये भी ध्यान नहीं रहा कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कॉकरोच कहा था लोगों को। और कॉकरोच कहने के बाद उसके बाद क्या हुई कि कॉकरोच जनता पार्टी पड़ी, बन गई। और कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मूवमेंट शुरू किया जो करीब 36 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद इस गवर्नमेंट को पहली बार झुकने के लिए मजबूर किया। जो गवर्नमेंट से आज तक कोई भी रिजिग्नेशन जो है किसी बाहरी दबाव से नहीं हुआ था, उनको करने में मजबूर किया। मुझे लगा कि शायद जेंजी ने प्रधानमंत्री की आंखें खोल दी हैं, इसीलिए वो जेंजी को लुभाने के लिए उन्हीं के स्टाइल में रील बना रहे हैं, इंस्टाग्राम के रील बना रहे हैं और डाल रहे थे। लेकिन वो क्या है ना, जो हमारी हैबिट होती है, जो हमारी फितरत होती है, वो चेंज नहीं होती। जो हम अंदर का तानाशाह होता है वो खत्म नहीं होता। मैंने बड़े बड़े तानाशाहों को, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इतिहास मैंने पढ़ा है। जर्मन, भारतीय इतिहास भी पढ़ा है, जर्मन हिस्ट्री भी पढ़ी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। मैंने जार के पतन के बारे में भी पढ़ा है। मैंने लुई 16 के पतन के बारे में भी पढ़ा है। मैंने अपने आंखों से देखा है कि किस तरह से जो कुछ तानाशाह हैं उनका कैसे पतन हुआ। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि एक तानाशाह जो एक छोटे से देश यूक्रेन से परेशान है,
एक दूसरा तानाशाह जो है, एक छोटे से देश, कंपैरेटिवली मिलिट्रीली एंड इकोनॉमिकली छोटा सा देश ही कहेंगे, ईरान, उससे परेशान है। और उसका भी डाउनफॉल नजदीक ही आने वाला है। तो तानाशाह के समय जो है बहुत लिमिटेड होते हैं। एक चांस था, इस देश के लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक मौका दिया था कि उनको डेमोक्रेसी याद आ जाए। अपने करियर के फैग एंड में शायद वो एक डेमोक्रेट बन जाए और अपनी जो भी ज्यादतियां करते आए हैं पिछले 12 सालों से, उससे ये हो जाए। मैं जो है इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद कुछ स्निपेट्स मैंने निकाले हैं इंटरनेट से, उसको दिखाना चाहूंगा। और उसके बाद जो है मैंने एक कंप्लीट डिस्कशन जो है, एक, आप कह सकते हैं पॉडकास्ट। पॉडकास्ट तो करने के लिए दो लोगों की जरूरत थी और उसके लिए एक सेटअप की जरूरत थी। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा, उस पर एक ऑडियो बनाया और फिर उसके बाद एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया। और उस ऑडियो में उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मर्ज करके एक कोशिश की है कि देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा, इसके क्या फ्यूचर ये होंगे, रिजल्ट होंगे, उसको दिखाने की कोशिश की है। उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि सिंपल नहीं है, उसमें ऑडियो है, इनकॉर्पोरेटेड है, प्री रिकॉर्डेड ऑडियो मैंने फिट किया हुआ है। कोशिश की है कि मैं अपने आइडियाज को जो है एक ऑडियो के थ्रू जो है और एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बताऊं, लोगों को दिखाऊं, और साथ में इस सरकार को आगाह करूं कि भाई वो कौन से रास्ते को अख्तियार कर रहे हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है, कहीं वही हाल हमारे देश का ना हो, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ। मैं नहीं चाहता, दिली ख्वाहिश नहीं है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी एक चांस देती है। जो सत्ता में दल होते हैं अपने आप में कोर्स करेक्शन करने के लिए, उम्मीद तो ऐसा किया जा रहा था कि शायद वो कोर्स करेक्शन करेंगे। लेकिन क्या है ना कि वो जो अंदर का एरोगेंस है वो नहीं जाता, वो एरोगेंस बार बार उभर के चला ही आता है। तो उस एरोगेंस को क्या कह सकते हैं कि आप, झलकता हुआ दिख रहा है। और वही चीज सबसे ज्यादा जो है आज के दिन में लाल किला के प्राचीर से उस एरोगेंस को शो किया गया है। लाल किला का प्राचीर जब देश के नाम संदेश देते हैं प्रधानमंत्री, वो एक ऐसी पायस प्लेस है, एक ऐसा पवित्र जगह है जहां से देश का जो मुखिया होता है वो देश के नाम, लोगों के नाम एक संदेश देता है। एक ऐसा संदेश देता है जिससे सब लोग खुश हों, सब लोगों को लगे कि हमारे लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री सोचते हैं। लेकिन इंस्टेड उन्होंने अपना रोना रोया, अपनी तारीफें की, और खासकर जो ब्लेम गेम है वो कंटिन्यू रहा। जो उनकी पहली स्पीच थी आज से 12 साल पहले 2014 में, उसको भी मैं सुना था। उस स्पीच और आज के स्पीच में कितना परिवर्तन आया है, कितना गिराव आया है, आपको विश्वास नहीं होता। तो एक बार 2004 2014 के मोदी जी के ही लाल किला के प्राचीर पे दिए गए भाषण को सुनिए। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ था। मैं तो उनका वोटर नहीं था और नहीं कभी रहा, लेकिन मैंने उनके पहली बार उनके भाषण को सुना तो मुझे लगा कि शायद सत्ता में आने के बाद इनके अंदर का जो है राजधर्म जग गया है और वो कुछ इस देश को देने वाले हैं और हम सबको गलत साबित करने वाले हैं। गलत तो साबित नहीं कर पाए। उन्होंने इस देश को पिछले 12 साल में क्या दिया है वो देश ही जानता है। और फ्यूचर में इसके कितने रिpercussions होंगे, आने वाली पीढ़ी को कितना झेलना होगा, या करंट पीढ़ी जी कितनी झेल रही है, वो सबको पता है, भली भांति पता है। सिर्फ उनके भक्तों को, उनके फॉलोअर्स को, और जो उनके पार्टी के लोगों के अलावा बाकी सभी लोगों को पता है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी को सपोर्ट करने वाले बाहर से जो लोग हैं, अपनी किसी लालच के या मजबूरी की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी पता है कि देश किस मुकाम पे खड़ा हुआ है। एनीवेज, मैं उस सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहूँगा। आज के पायस डे में मैं पहले इस भी मेरे इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटा स्निपेट्स मैंने डाला हुआ है, छोटे छोटे वीडियोस को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे
कलेक्ट किया हुआ है। जब जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, उसके बाद जो मूवमेंट शुरू हुआ था जंतर मंतर पे, और उसका जो रिजल्ट हुआ था, उसकी जो प्रोटेस्ट थी, उसका क्या हुआ, और फिर लोगों ने क्या किया, क्या हुआ, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है। क्या जेंजी के बाद जो है, जेंजी का जो आक्रोश था वो थम गया, या फिर वो आक्रोश थमा या नहीं, उसको उसकी बेटन जो है, अगली जनरेशन जेन अल्फा ने ले ली है। उन सारी चीज को कलेक्ट करने की मैंने कोशिश की है। आइए देखते हैं वो क्या है। थैंक यू वेरी मच। अभी मिलते हैं फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। A compromised future. Thousands of leaked papers. Who is behind the scam? The clock is ticking. ये लोग हाय हाय की बात चल रही है अभी। एक इंडोर मीटिंग करनी थी, इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। तुम्हें पता है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्या हुआ? उन्हें मीटिंग नहीं करने दी। हाँ, सरकार ने बैंक्वेट हॉल में उनकी बत्तियां बंद कर दी और उन्होंने एसी भी बंद कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की इस्तीफा नहीं रुक जाओ भाई। सब चाह रहे हैं दीदी का इस्तीफा चाह रहे हैं। सीजन 2 में आप लोग क्या चाहते हो? गन्ना हमें अपना हक चाहिए। हमारा स्कूल ठीक करो। हम पढ़ कर रहेंगे। हमारा स्कूल ठीक करो। 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं। बताओ, अगर आपके बन जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? उन्होंने एक भी कमरा नहीं लिया बैठने अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 की इंडियन पॉलिटिक्स में जो सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स है ना, उसके पास शायद अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है। राइट। और टेक्निकली देखा जाए तो लीगली ड्राइव भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। मतलब उनमें से ज्यादातर ने तो अभी तक अपनी 8वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम्स भी पास नहीं किए हैं। लेकिन आज 10 से 12 साल के ये छोटे बच्चे लोकल गवर्नमेंट्स और ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से घुटनों पर ला रहे हैं। हाँ, और ये कोई हाइपरबोली नहीं है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर्स के प्रोटेस्ट्स को आसानी से इग्नोर कर देता है, वो एक्चुअली इन बच्चों के सामने पसीने छोड़ रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारे टेबल पर न्यूज़ आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और डेटा का एक काफ़ी बड़ा स्टैक रखा है। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, द वायर के कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स हैं, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का इंटरनल डेटा भी है, और कई इंडिपेंडेंट ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। हाँ, बहुत सारा मटेरियल है आज कवर करने के लिए। राइट। और इन सबको जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही क्लियर लेकिन हैरान कर देने वाला पैटर्न सामने आता है। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन बस यही है कि हम इस पैटर्न को, इस मूवमेंट को डिकोड करें। यानी हम ये समझेंगे कि कैसे नीट एग्जाम के कंट्रोवर्सी से शुरू हुआ एक सेंट्रलाइज्ड मूवमेंट अचानक से गांव-गांव तक डिसेंट्रलाइज हो गया। एग्जैक्टली। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हमारा अप्रोच यहाँ पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। मतलब इन सोर्सेज में जो फैक्ट्स और इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, हम बस उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। बिल्कुल।
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लेने का कोई इरादा नहीं है। हमारा काम सिर्फ फैक्ट्स को आप तक पहुंचाना है। ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि जो डेटा हम डिस्कस करने वाले हैं वो किसी एक पार्टी के बारे में नहीं है। ये पूरे स्टेट अपैरेटस और उसके साथ सिटीजन्स के बदलते रिलेशन के बारे में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्पार्क से जिसने इस पूरे आग को जलाया। जून-जुलाई 2026 का वो टाइम याद कीजिए, जब दिल्ली का जंतर मंतर नीट एग्जामिनेशन लीक्स और इरेगुलरिटीज को लेकर पूरी तरह उबल रहा था। ओह हाँ, वो फेज तो मतलब बहुत ही इंटेंस था। राइट। उस प्रोटेस्ट का स्केल इतना बड़ा था कि अल्टीमेटली उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको रिजाइन करना पड़ा। वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मोमेंट था। यूजुअली क्या होता है कि ऐसे हाई प्रोफाइल रेजिग्नेशंस के बाद मूवमेंट्स अपनी स्टीम लूज कर देते हैं। हाँ, गवर्नमेंट को एक स्केपगोट मिल जाता है। एग्जैक्टली एक फॉल गाय मिल गया तो हेडलाइंस बदल जाती हैं और जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ स्टोरी ने एक बहुत ही वियर्ड टर्न लिया। इन सारी रिपोर्ट्स में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके का एक स्टेटमेंट काफी हाईलाइट किया गया है। उन्होंने उस जंतर मंतर की जीत को सेलिब्रेट करने के बजाय पता है क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा कि वी हैव फेल्ड रूरल किड्स इन द वर्स्ट पॉसिबल वे। मतलब उन्होंने फोकस ही शिफ्ट कर दिया दिल्ली से सीधा रूरल इंडिया पर। ये एक काफी बोल्ड मूव था। हाँ, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 15 अगस्त 2026 जो कि इंडिया का 80th इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन से स्कूल ठीक करो कैंपेन लॉन्च होगा। राइट। और इस कैंपेन के लॉन्च से ठीक पहले जो हुआ ना, वो एक्चुअली एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे स्टेट का ओवररीच खुद उन्हीं पर बैकफायर कर सकता है। वेट, आप उस बैंक्वेट हॉल वाले इंसिडेंट की बात कर रही हैं? हाँ, वही। 12 अगस्त को सीजेपी के नेशनल वॉलंटियर्स की दिल्ली के एक बैंक्वेट हॉल में मीटिंग चल रही थी। तो रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि अचानक उस पूरे हॉल की पावर सप्लाई और एयर कंडीशनिंग कट कर दी गई। मुझे ये लॉजिक थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब अगर स्टेट को किसी मूवमेंट को दबाना ही है तो एक बैंक्वेट हॉल की बिजली काटने से एक्चुअली क्या हासिल होगा? क्या ये सिर्फ एक छोटी मोटी हरासमेंट टैक्टिक थी? देखिए, पेटी जरूर है, लेकिन इसके पीछे काफी कैलकुलेटेड मूव होता है। स्टेट को पता है कि अगर वो पुलिस भेजकर लाठीचार्ज करेंगे तो वो नेशनल न्यूज बन जाएगी। हाँ, उन्हें सिंपैथी मिल जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन अगस्त की उस उमस भरी गर्मी में एक बंद बैंक्वेट हॉल में बिना एसी और पंखे के सैकड़ों लोगों को बैठाकर रखना, ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने का तरीका है ताकि मीटिंग खुद ही डिसॉल्व हो जाए। ओह, आई सी। पर सीजेपी ने तो इस फ्रस्ट्रेशन को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से वेपनाइज कर लिया ना? बिल्कुल। उन्होंने उसी सफोकेटिंग हॉल से जंतर मंतर सीजन 2 का ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दिया। उन्होंने इस पावर कट को सीधा स्टेट स्पॉन्सर्ड सप्रेशन का टैग दे दिया। पता, मैं इसको एक टिपिकल स्टार्टअप पिवट की तरह देख रहा हूँ। कैसे? जैसे एक टेक कंपनी रियलाइज करती है कि उनका करंट प्रोडक्ट का मार्केट थोड़ा सैचुरेट हो गया है, तो वो अपना पूरा बिजनेस मॉडल फ्लिप कर देते हैं। सीजेपी को शायद समझ आ गया था कि दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से एक लिमिट तक ही अटेंशन मिलेगी। असली यूजर बेस या कहे कि असली इम्पैक्ट जोन तो गांव के स्कूल ही हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। मैं इसमें एक लेयर और जोड़ना चाहूंगी। ये सिर्फ एक पिवट नहीं है, एक्चुअली ये एक फ्रेंचाइज मॉडल का क्रिएशन है। फ्रेंचाइज मॉडल? हाँ, देखिए, जंतर मंतर एक सेंट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर था जहां सबको फिजिकल रूप से इकट्ठा होना पड़ता था। पर ये जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड टूल किट है। सीजेपी ने ग्रास रूट्स लेवल पर लोगों को एक ब्लूप्रिंट दे दिया कि आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब आप अपने ही गांव में अपना जंतर मंतर खड़ा कर सकते हैं। हाँ, उनकी तरफ एक बहुत मासिव शिफ्ट था। और इस टूल किट का सबसे अग्रेसिव टूल था उनका सरपंच चैलेंज। इन्होंने 15 अगस्त को काफी बड़ा डुअल प्रोंग्ड अटैक प्लान किया था। राइट। एक तरफ टॉप लेवल पर उन्होंने पीएम मोदी के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करने के लिए ऑनलाइन पिटिशंस फाइल की। हाँ, पर ग्राउंड लेवल पर उन्होंने सीधा गांव के सरपंचों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पेरेंट्स को इंस्पायर किया कि वो स्कूल्स में जाकर
पीने के पानी, इलेक्ट्रिसिटी और टॉयलेट्स का एक सोशल ऑडिट करें और अपने सरपंच को चैलेंज करें। देखिए, ये जो सोशल ऑडिट है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है, क्योंकि ये ओपिनियन को सीधा डेटा में कन्वर्ट कर देता है। जब एक पेरेंट कहता है कि स्कूल खराब है, तो वो एक ओपिनियन है। हाँ, जिसको कोई भी आसानी से इग्नोर कर देगा। एक टॉयलेट है और उसमें भी पानी नहीं है, तो वो एक हार्ड फैक्ट बन जाता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। क्या हम यहाँ जानबूझकर गलत दुश्मन नहीं चुन रहे हैं? मतलब एक गांव का सरपंच स्टेट की हायरार्की में सबसे नीचे होता है ना। स्टेट गवर्नमेंट ही तो एजुकेशन का बजट तय करती है, फंड्स रिलीज करती है, और आप टारगेट कर रहे हैं उस सरपंच को जिसके पास शायद स्कूल का पंखा बदलने तक के फंड्स टाइम पर नहीं आते हैं। क्या ये सरपंच को बलि का बकरा बनाने वाली बात नहीं हुई? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, पर मूवमेंट की स्ट्रैटेजी को अगर हम थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो इसका लॉजिक समझ आता है। सरपंच के पास भले ही फंड्स ना हो, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेन का पहला विजिबल चेहरा होता है। ओके। अगर आप सीधा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर को टारगेट करेंगे तो एक आम गांव वाले के लिए वहां तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर सरपंच तो उनका पड़ोसी है ना। हाँ, वो तो इजीली एक्सेसिबल है। राइट। तो जब 50 पेरेंट्स सरपंच के ऑफिस के बाहर सोशल ऑडिट का डेटा लेकर खड़े होते हैं, तो सरपंच उन्हें पुलिस से नहीं पिटवा सकता। वो प्रेशर सरपंच पर बिल्ड होता है, और फिर सरपंच अपने खुद के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वो प्रेशर आगे डीएम और ब्लॉक ऑफिसर्स पर पास करता है। ओह वाओ, तो ये बॉटम अप प्रेशर क्रिएट करने की एक मास्टर क्लास है बेसिकली। एग्जैक्टली। और इस नैरेटिव में एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट भी सेट किया गया था, राइट? हाँ, एक तरफ हमारे पास वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और नए पीएम आवास जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स की इमेजरी है, जहां बिल्कुल वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर है, और दूसरी तरफ सोशल ऑडिट से निकल कर आ रही उन जर्जर टूटी हुई गांवों के स्कूल्स की तस्वीरें हैं। ये विजुअल इम्पैक्ट एक्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये विजुअल इम्पैक्ट सिर्फ थ्योरी या सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं रहा। राजस्थान के अलवर जिले का एक गांव है जोधवास, वो इसका एक बहुत ही टेरिफाइंग केस स्टडी बन गया। जोधवास गांव के फैक्ट्स तो लिटरली किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। 12 अगस्त को वहां के एक गवर्नमेंट स्कूल की कंक्रीट की छत का एक काफी बड़ा हिस्सा अचानक से कोलैप्स कर जाता है, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस वक्त स्कूल के अंदर 174 बच्चे मौजूद थे। अरे बाप रे, 174? हाँ, 174। और सिचुएशन देखिए, अब उस स्कूल की 2 बिल्डिंग्स को तो पहले ही अनसेफ डिक्लेयर किया जा चुका था। माय गॉड। इतने सारे बच्चों के लिए सिर्फ 3 क्लासरूम्स फंक्शनल थे, और वहां टीचर्स की भी काफी भारी कमी थी। ये तो एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो बस होने ही वाली थी। आप एक ऐसी बिल्डिंग के नीचे जो लीगली अनसेफ डिक्लेयर्ड है, वहां 1740 बच्चों को बैठा रहे हैं। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का एक टेक्स्ट बुक केस है। बिल्कुल। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने जो चेन रिएक्शन ट्रिगर किया ना, उसने इस पूरे मूवमेंट का फेस ही बदल दिया। सही बात है, क्योंकि अगले दिन 13 अगस्त को जो हुआ वो पूरी तरह से अनप्रेसिडेंटेड था। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पूरे 11 घंटे गांव वालों ने, और सबसे क्रिटिकली प्राइमरी और मिडिल स्कूल के इन छोटे बच्चों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। वाओ। उन्होंने पूरा का पूरा पैसेज ही ब्लॉक कर दिया था। ना कोई टीचर अंदर जा सकता था, ना कोई बाहर आ सकता था। उनकी डिमांड बिल्कुल क्लियर थी, जब तक नए टीचर्स का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता और उस बिल्डिंग की रिपेयर का प्रपोजल सैंक्शन नहीं होता, ये ताला नहीं खुलेगा। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान आशुतोष रंका का वो एस्केलेशन भी तो हुआ था जिसने मीडिया की सारी अटेंशन खींची थी। हाँ, आशुतोष रंका जो वहाँ के एक लोकल एक्टिविस्ट हैं, उनकी पुलिस के साथ बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्टेट ने क्रैकडाउन करने की पूरी कोशिश की थी। इन छोटे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को धमकियां दी गई, पुलिस इंटिमिडेशन की टैक्टिक्स यूज हुई। मतलब आप सोचिए जरा, 10 से 12 साल के बच्चों के सामने पुलिस डिप्लॉय की जा रही है। और क्यों? क्योंकि वो बस एक सेफ शेल्टर मांग रहे थे अपने स्कूल के लिए। देखिए, अगर हम इसे एक सोशियोलॉजिकल लेंस से समझने की कोशिश करें तो ये एक बहुत ही डार्क रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जब कोई भी सिस्टम अपने सिटीजन्स के
बेसिक सेफ्टी इंश्योर करने में फेल हो जाता है, तब उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स किक इन करते हैं। राइट। उन छोटे बच्चों के लिए जो उस गेट पर खड़े थे, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, ये लिटरली उनके लिए लाइफ एंड डेथ का मैटर था। क्योंकि कंक्रीट की छत किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखकर तो नहीं गिरती ना। वही तो। उन्होंने उस सिस्टम को हॉस्टेज बना लिया, क्योंकि सिस्टम ने ही उनकी जिंदगियों को इतने बड़े रिस्क पर रखा हुआ था। पता है, ये सिर्फ जोधपुर का कोई आइसोलेटेड केस नहीं था। इस सेम ब्लूप्रिंट को राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी तेजी से अडॉप्ट किया गया। जैसे बाड़मेर और जालौर का मेगलवा गांव है, वहां भी बच्चों ने टीचर्स की कमी को लेकर स्कूल्स के गेट पर ताले लगा दिए थे। हाँ, ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। और जयपुर से तो एक और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल रिपोर्ट आई थी। वहाँ जो स्पेशल स्कूल्स के डेफ एंड म्यूट बच्चे हैं, जिनको सुनाई और दिखाई, मेरा मतलब बोलने और सुनने में प्रॉब्लम होती है, उन्होंने अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए साइन लैंग्वेज में प्रोटेस्ट किया। ये मतलब इतनी पावरफुल इमेजरी है ना। बहुत पावरफुल है। और जो बात इस मूवमेंट को इतना इफेक्टिव बनाती है वो यही है कि जोधवास वाज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब उन्हें रियलाइज हो गया कि उनके पास पावर है। एग्जैक्टली। उस 8 इंसिडेंट ने पूरे देश के बच्चों और पेरेंट्स को दिखा दिया कि उनके पास एक्चुअली एक लेवरेज है। और यही वजह है कि ये जो आग थी वो राजस्थान के बॉर्डर्स को क्रॉस करके काफी तेजी से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैल गई। हाँ, यूपी का केस तो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है एक्चुअली। वहाँ इस कैंपेन ने थोड़ा एक नया म्यूटेशन ले लिया, जिसको जेन अल्फा वर्सेस द पॉट होल्स कहा गया। राइट। यहाँ लड़ाई सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग की नहीं थी, बल्कि उस रास्ते की भी थी जो उस स्कूल तक जाता है। हमीरपुर से वो वायरल वीडियो तो हम सब नहीं देखा है। वो विजुअल्स तो आप आसानी से भूल ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। उसमें स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के हाई सिक्योरिटी जोन को ब्रीच करके सीधा डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में घुस गई थी। मतलब मैंने बड़े बड़े सीजन पॉलिटिशियंस को डीएम के बाहर अपॉइंटमेंट के लिए वेट करते और नर्वस होते देखा है। और यहाँ 10-11 साल की बच्चियां डीएम की आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल पूछ रही थी कि हमारे स्कूल का रास्ता आखिर कब ठीक होगा। आप जरा उस डीएम की साइकोलॉजी इमेजिन कीजिए सिचुएशन में। हाँ, वो तो ब्लैंक हो गया होगा। बिल्कुल। एक ब्यूरोक्रेट को अकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है कि ऑपोजिशन लीडर्स को कैसे हैंडल करना है, मीडिया को कैसे टैकल करना है, पर वहाँ ये नहीं सिखाते कि जब 10 साल की बच्ची आपसे आपके काम का हिसाब मांगे तो उसको क्या जवाब देना है। राइट। स्टेट के पास ऐसी सिचुएशन का कोई काउंटर प्लेबुक ही नहीं है। आप इन छोटे बच्चों पर लाठी चार्ज नहीं कर सकते, आप उन्हें एंटी नेशनल नहीं बोल सकते, आप उन्हें डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकते। और लखनऊ में तो इन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट को एक कदम और आगे ही बढ़ा दिया था। उन्होंने डायरेक्टली टीचर्स के डिमांड को लेकर शहर की एक मेन आर्टरी, एक पूरी की पूरी मेन सड़क को ही ब्लॉक कर दिया था। अरे बाप रे, पूरा ट्रैफिक रुक गया होगा। हाँ, पूरा सिस्टम चौक हो गया था और लिटरली मजबूर होकर एक स्टेट मिनिस्टर को खुद ग्राउंड पर आकर इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा था। ये उन बच्चों की मॉरल अथॉरिटी के एकदम पीक है। और ये थ्रेट एक्चुअल पॉलिटिक्स में कैसे मैनिफेस्ट होता है, इसका सबसे बड़ा सबसे क्लियर एविडेंस हमें मध्य प्रदेश से देखने को मिला। ओह हाँ, एमपी का जो डेटा है वो इस पूरे डीप डाइव का एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। वहाँ के कई कस्बों में बच्चों ने धरने दिए और उनकी डिमांड्स बिल्कुल हवाई नहीं थी, बहुत स्पेसिफिक थी। जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और सबसे इम्पोर्टेंट लड़कियों के लिए चालू और सेफ टॉयलेट्स। और इस मूवमेंट का एक डायरेक्ट कोलैटरल डैमेज देखने को मिला दातिया के बाई इलेक्शन में। हाँ, रिपोर्ट्स ये कंक्लूड करती हैं कि दातिया के उस काफी क्रिटिकल इलेक्शन में रूलिंग बीजेपी को जो हार मिली, उसके पीछे एक्चुअली ऑपोजिशन का वही नैरेटिव था जो उन्होंने स्कूल्स की इस खस्ता हालत, बच्चों के फ्यूचर और नीड स्कैम्स के आसपास पूरा बुना था। ये काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। पर यहाँ एक्चुअली एक बहुत बड़ा मिसमैच है जो मैं समझना चाहता हूँ आपसे। पूछिए। देखिए, 10 या 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो वोट तो देते नहीं है ना। उनके पास इलेक्शन बूथ के अंदर जाने का कोई राइट नहीं होता। तो फिर एक ऐसा डेमोग्राफिक जिसके पास टेक्निकली कोई इलेक्टोरल पावर ही नहीं है, वो एक हाई स्टेक्स बाय इलेक्शन का रिजल्ट ऐसे कैसे फ्लिप कर सकता है? मैं बताती हूँ। इसका रीजन ये है कि वो बच्चे डायरेक्ट वोट नहीं देते, पर वो सीधे तौर पर उस डेमोग्राफिक को जरूर कंट्रोल करते हैं जिसके पास
जिसके पास वोट करने की पावर होती है, यानी उनके पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स। राइट। इसे साइकोलॉजी में इमोशनल लेवरेज कहा जाता है। देखिए, आप किसी वोटर को रोड्स या इकोनॉमी के फिगर्स दिखाकर मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर जब एक पिता ये देखता है कि उसकी 10 साल की बेटी को सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ एक सेफ और प्राइवेट टॉयलेट नहीं है, या फिर वो छिलछिलाती धूप में साफ पानी के लिए सड़क पर धरने पर बैठी है, तो वो जो गुस्सा होता है ना, वो बहुत डीप और पर्सनल बन जाता है। हाँ, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को उस हालत में नहीं देखना चाहेगा। एग्जैक्टली और ऑपोजिशन ने दतिया में इसी एग्जैक्ट पेरेंटल एंग्स्ट को, इस फ्रस्ट्रेशन को टैप किया था। और एक सेकंड, जो लड़कियों के टॉयलेट्स वाला पॉइंट आपने अभी मेंशन किया ना, वो सिर्फ एक ईंट और पत्थर के इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर नहीं है। अगर हम एक्चुअल सोशियोलॉजिकल रिसर्च उठाकर देखें तो प्यूबर्टी के बाद लड़कियों के जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स होते हैं, उनका एक सीधा डायरेक्ट कोरिलेशन होता है स्कूल में सेफ और प्राइवेट वॉशरूम्स के ना होने से। वही तो, ये बस कन्वीनियंस का इशू नहीं है। जब वो छोटी बच्चियां एमपी में टॉयलेट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी ना, तो वो किसी कॉन्ट्रैक्टर से सिर्फ सीमेंट या ईंट की डिमांड थोड़ी कर रही थी। वो एक्चुअली अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करने के फंडामेंटल राइट के लिए लड़ रही थी। राइट, वो उनका हक है। बिल्कुल, ये फंडामेंटली एक सोशल जस्टिस का इशू है जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेंस से लड़ा जा रहा था। और इस स्कूल ठीक करो कैंपेन ने क्या किया, इसने इस कंप्लीटली हिडन क्राइसिस को उठाकर एकदम नेशनल डिस्कोर्स के सेंटर में ला खड़ा किया। ये पूरा पिक्चर काफी स्टैगरिंग है। तो अगर हम इस पूरे फिनोमेना को एक ही फ्रेम में रखकर देखें, जैसे दिल्ली के जंतर मंतर के पावर कट से लेकर राजस्थान के जोधवास के उस टूटे हुए स्कूल तक, और हमीरपुर के उस डीएम ऑफिस से लेकर दतिया के उन इलेक्शन रिजल्ट्स तक, ये सारी चीज़ें हमें इंडियन डेमोक्रेसी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन के बारे में बताती हैं। बिल्कुल। ये डायरेक्टली शोकेस करता है कि अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, ये सिर्फ इलेक्शन मैनिफेस्टोज का कोई फैंसी वर्ड नहीं है। अगर ग्रास रूट्स लेवल पर लोग, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी थोड़े डेटा और बहुत सारे डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हो जाए ना, तो बड़े से बड़े सिस्टम को भी रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। एकदम सही कहा आपने। ये सच में एक मास्टर क्लास है इस फैक्ट की कि पावर जो होती है ना, वो हमेशा सिर्फ टॉप डाउन फ्लो नहीं करती। कभी कभी वो पावर उन छोटे छोटे हाथों में भी आ जाती है जो मजबूत इरादे के साथ अपने स्कूल के गेट पर ताला लगा देते हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी को एकदम उसके सबसे रॉ और प्योर फॉर्म में प्रैक्टिस करके दिखाया है। और बस इसी थॉट के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहाँ कंक्लूड करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा सवाल है जो हम चाहते हैं आप लोग खुद से पूछें, ये आने वाले दशक की पॉलिटिक्स तय करेगा। कैसा सवाल? सोचने वाली बात है। आज 2026 में जो 10 साल का बच्चा बिना लाठीचार्ज के डर के इस छिलछिलाती धूप में अपने स्कूल की छत के लिए सीधा एडमिनिस्ट्रेशन से टकरा रहा है, जरा सोचिए 2034 में जब वो बच्चा 18 साल का होगा, जब उसके हाथ में उसकी लाइफ का पहला वोटर आईडी कार्ड आएगा, तो उसका पॉलिटिकल एंगेजमेंट किस लेवल का होगा? ये तो सच में काफी डीप पॉइंट है। क्या हम फ्यूचर में ऐसे दिन देखेंगे जहां बड़ी बड़ी क्रांतियों की शुरुआत किसी मैदान की पॉलिटिकल रैली से नहीं, बल्कि हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल्स के ब्लैक बोर्ड से होंगी? ये सिर्फ कोई पासिंग इवेंट नहीं लगता मुझे, ये एक पूरी जनरेशनल शिफ्ट की शुरुआत है। खैर, आज के लिए बस यही, नई नई चीज़ें सीखते रहिए और अपने आसपास जो कुछ भी बदल रहा है ना, उस पर अपनी नज़र हमेशा बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा और सुना, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे भी माशाअल्लाह, वो भी सड़क पे आ गए हैं अपने जेन्युइन डिमांड्स के लिए, बड़े बड़े अथॉरिटीज के साथ लड़ने लगे हैं और उनको हैरान रख दिया है, हैरान करके रख दिया है। क्योंकि जिन लोगों से वो डील कर रहे हैं, जिस डेयर एंड डेविल के साथ जाकर वो फाइट कर रहे हैं, उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इतने छोटे बच्चे कभी आकर हमारा घेराव करेंगे और हमसे जवाब तलब करेंगे। कभी वो सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी
कि उनको इन छोटे से बच्चों से डील करना पड़ेगा। इन पे, छोटे बच्चों पे तो लाठी चला नहीं सकते जैसे जंतर मंतर पे चलाया था पार्ट 1 में। और साथ में कॉकरोच जनता पार्टी की जो मास्टर अप्रोच है, जो 15 अगस्त से वो कंट्री वाइड चला रहे हैं, उसको भी मतलब तारीफ के काबिल है वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पे लेके जा रहे हैं। नॉर्मली उन्होंने रियलाइज किया कि जंतर मंतर जैसे प्लेस पे जाकर कंसंट्रेट करके अगर आप कोई डिमांड करते हैं, एक बार काठ की हांडी चढ़ जाती है, बार बार नहीं होगी। ये फिर से ब्रूट फोर्स के साथ आएंगे और शायद चाइना की तरह कोई तियानमेन स्क्वायर ना कर दे, क्योंकि जो डिक्टेटर होते हैं उनकी फितरत डिक्टेटरशिप ही होती है। तो उनको ऐसी जगह लेके जाओ, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे चीजों को उठाओ। और ये मुद्दा जो मैं इतने दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ, आप देखिए मेरे वीडियोस को जाके देखिए, मैंने एजुकेशन पे ही बनाया। मैंने दिखाया कि किस तरह से हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है सड़ गल गई है। ऐसा नहीं है कि अभी के 12 साल में ही सड़ी सड़ी गली है। 12 पिछले 12 साल में ही वर्स्ट हो चुकी है। उससे पहले भी खराब थी, बहुत सारी कमियां थी। लेकिन ऐसा ये भी नहीं है कि पहले की सरकारों ने कुछ काम नहीं किया था। बी इट इज अ बीजेपी गवर्नमेंट, बी इट इज अ कांग्रेस गवर्नमेंट, बी इट इज अदर अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने थोड़ा बहुत तो काम किया था विद इन ए लिमिटेड। यहाँ तक कि जो UPA 2 में आया था, राइट टू एजुकेशन की बिल पास हुई थी, जिसमें ये कर दिया गया था कि अप टू 14 ईयर्स के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा। राइट, इस तरह की चीजें बात हुई थी। राइट टू वर्क के साथ साथ राइट टू एजुकेशन को भी लेके आए। उससे पहले वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, और उसी कारण जो है हमें एजुकेशनल सेस देना पड़ता है, आज तक हम देते आ रहे हैं। हम एजुकेशनल सेस तो देते हैं एज अ टैक्स पेयर, बट उसका क्या है? आपने सुना, आपने देखा भी होगा, वीडियोस तो मैं नहीं लगा सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू आएगा। बहुत सारे वीडियोस इंस्टाग्राम और ये सारी जगह पे हैं। मैंने ये छोटे छोटे वीडियोस जो निकाले हैं उनमें से कुछ मेरे खुद के वीडियोस हैं, और कुछ जो है मैंने इधर उधर से बोरो किया है, और यूट्यूब की गाइडलाइंस के अनुसार जो है उसको छोटा करके डाला है, जिससे कि आपको एक व्यू मिले। और उन बड़े चीजों को मैं नहीं दिखा सकता। आप जाके खुद यूट्यूब में देख लीजिए कि हमारे स्कूलों की क्या हालत है। लेकिन आपने सुना होगा, मैंने बात किया है इस पे, एक पॉडकास्ट के थ्रू बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक स्कूल का छत गिर गया, उसमें कितने बच्चे मर गए, और पूरे स्कूल में सिर्फ 2 क्लासरूम बचे हुए हैं। कुछ स्कूलों में टीचर नादार है, कुछ स्कूलों में ये स्थिति है कि उनके यूपी में कुछ स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, और मर्ज करके जो बच्चों की लड़कियां हैं उनके स्कूल को वहां से 10, 12, 15 किलोमीटर दूर पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि 90% लड़कियां जो है ड्रॉप आउट हो जाएंगी। क्योंकि देखिए हमारे देश में वैसे भी लड़कियों को ग्रामीण एरिया में लोग पढ़ने नहीं देते। जो माँ बाप पढ़ने भेजते भी हैं, उनको लड़कियों की सुरक्षा के बारे में ज्यादा उनका ध्यान रहता है कि लड़कियां सुरक्षित होंगी या नहीं। तो घर के पास में अगर स्कूल होता है तो भेजने में कोई कुताही नहीं होती है। मिड डे मील का क्या हाल है? आपने देखा होगा रिसेंटली क्या वीडियो बना था मिड डे मील में, किस तरह के खाना परोसे जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अब अंडे एग्स नहीं परोसे जाएंगे, लेकिन उसका क्या प्रोटीन का क्या सब्स्टिट्यूट दिया गया है वो भी नहीं है। आपने देखा होगा किस तरह पानी और 2 4 आलू और राइस, इस तरह के खाने। उससे पहले भी बहुत सारे जर्नलिस्ट ने जाके बताने की कोशिश की किस तरह का मिड डे मील ये किया जा रहा है। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है पिछले वीडियोस में कि किस तरह से रोज ऑन द मतलब 25 स्कूल्स जो है, एट द रेट ऑफ 25 स्कूल पर डे, हमारे देश से स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स गायब हो रहे हैं। और उसका क्या रिpercussions होगा, उससे उसका क्या प्रेशर प्राइवेट स्कूल्स पे पड़ेगा, और जो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के लोगों को किस तरह से झेलना पड़ेगा, फी हाइक और अदर तरह की चीजों को लेकर, मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा उस पर। बाय एंड लार्ज मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस दो था। मैं ये वीडियो बहुत बाद के लिए बना था। मैंने सोचा था इसको बाद में जब थोड़ा सा कॉकरोच जनता पार्टी का जो क्या कहते हैं, जनता मंतर पार्ट 2 थोड़ा सा
आ जाए सामने, उसके बाद उसको कलेक्ट करके डेटा करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या उन्होंने काम किया, कितना सही किया, कितनी उनको सफलता मिल रही है। लेकिन 2 दिन में मैं 13-14 तारीख को जो देखा, और आज सुबह जो 15 तारीख को मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, डिसअपॉइंटिंग भाषण। तो मैंने कहा कि नहीं, दिस इज द टाइम आई मस्ट मेक अ वीडियो। आज ही मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ है, और आज ही के दिन मैं दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आई डोंट नो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर, लेकिन मैंने एक कोशिश की है, एक बहुत ही ऑनेस्ट कोशिश की है आपको समझाने के लिए, और खासकर अपने वीडियो के थ्रू जो है इस देश के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो रूलिंग कंपनी डिस्पेंसेशन है, उनको एक मैसेज देने के लिए कि खतरा जो है आपके सर के ऊपर लटक रहा है। सावधान हो जाइए, लोगों के डिमांड को पूरे कीजिए। गॉन आर द डेज कि आप अपनी डफली और अपना राग बचाते रहेंगे। हाँ, आपके पास इलेक्शन कमीशन है, आपके पास पूरी मशीनरी है, आपके पास पूरा ताकत है, आपके पास पूरी फंडिंग है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है आपके पास। आप इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन इलेक्शन सिर्फ फंड, सिर्फ मशीनरी एंड इलेक्शन कमीशन के बलबूते पे अगर जीता जाता, तो 1977 में इंदिरा गांधी नहीं, 1989 में राजीव गांधी नहीं हारते, 400 सीट से घटकर 100 कुछ पे नहीं आ जाते कांग्रेस पार्टी। और 2014 में तो सत्ता में कांग्रेस पार्टी यूपीए थी। आप खुद मोदी जी वापस नहीं आते। जनता का सेंटिमेंट जब आपके खिलाफ होता है ना, वो आपको सजा देगा। और आपका 2 एग्जाम्पल तो आपको एमपी के बाय इलेक्शंस एंड बिहार के बाय इलेक्शन में मिल गया है। मैंने अपने वीडियो में बिहार के बाय इलेक्शन का जिक्र नहीं किया, क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था बिहार के इलेक्शन में। डिफरेंट रीजन भी था, सिर्फ एजुकेशन नहीं था, सिर्फ जंतर मंतर का प्रोटेस्ट ही नहीं था, और भी रीजन था, इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन जो मध्य प्रदेश का इलेक्शन जो जीता गया है, जो कांग्रेस पार्टी जीत गई, नॉर्मली क्या होता है बाय इलेक्शन में जो रूलिंग पार्टी, उनके जीतने की ज्यादा संभावना होती है, लेकिन वो हार गई। 4 जगह, 3 जगह बाय इलेक्शन हुआ था, 3 में से एक सीट जो है बीजेपी को मिली, वो भी गुजरात में। बाकी 2 सीट बीजेपी हार गई। एनीवेज, इसके साथ मैं अंत करने जा रहा हूँ ये वीडियो। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, इस वीडियो को सुने होंगे, थोड़ी आपको, आपकी भी आंखें खुली होंगी। और आप देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है, आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम सो सो हैप्पी कि न सिर्फ जेंजी जाग गई है, जैन अल्फा को भी पता चल गया है कि भाई, जब जेंजी है ये हासिल कर सकती है, तो अचानक जो है वो भी जाग गए हैं कि भाई दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक। लोहा गर्म है, इसी पे हथौड़ा चलाना चाहिए, और तभी होगा। ऐसा नहीं था कि स्कूल की जर्जर हालत पहले नहीं थी, अचानक क्या हुआ कि इतने सारे बच्चे आने लगे सड़कों पे। कुछ तो रीजन है ना, कुछ तो सोच ही रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि सरकार को कैसे झुकाया जाए। और अगर इस किसी मुगालती में रह रही है ये आज की सरकार, इनकी सत्ता नहीं जाएगी, ये वापस जाएंगी। 2026 और आने वाले यूपी इलेक्शंस में इनको पता चल जाएगा। अभी भी समय है, चेंज कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, आज के भाषण के बाद तो जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंजेस आने वाला। इनके एरोगेंस वही है, इनको यही लगता है कि ये सब अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, इनके अपने जो डोनर्स हैं उनको फ्री में लैंड्स गिफ्ट दे रहे हैं, उसी पे लगे रहेंगे। तो जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा आने वाले समय में। मैं नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है एक बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका हो जाए, यू नेवर नो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। I hope you like my video. If you like my video, please subscribe my video and share with your friends and families. Thank you. Bye bye.